लेकिन आवाज़ सही है। ठीक। चलो। बुक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अध्ययन मंत्र के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ईवीएस। तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे लोग, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो क्लास थोड़ा सा जो है डिले हुई है। ओके, तो कोई नहीं, थोड़ा डिले ही छोड़ देंगे। कितने लोग हैं? हम्म सर, सभी क्लासेस इतनी लेट क्यों होती है? विक्रम, आप तो अपना वहाँ पे बैठ। भाई देखिए, इधर का भी प्रॉब्लम होती है ना क्लास लगाने में, सर्वर की प्रॉब्लम, ठीक है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है यार, है ना। तो अब ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट जो है बिल्कुल टाइम पे ही, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है 10-20 मिनट। मैं लेट नहीं हूँ यार, क्लास डिजिटल बोर्ड खाली नहीं था, ठीक है। स्टूडियो खाली नहीं था। अभी चलिए शुरू करें। कैसे हैं आप सारे लोग? शुरू करें, पहली क्लास है ना, हमारी पहली क्लास है आज, है ना। तो इंट्रोडक्शन टाइप की रहेगी। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या चीज़ है, इधर को समझेंगे पहले आप, और आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस डिफाइन कर दूंगा कि अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, अगर क्लास नंबर 2 दिखा रहा है तो वो फर्स्ट हो जाएगी जो नहीं, ओके, परेशान ना हो। चलिए, गुड आफ्टरनून भाई। तो देखो, जो इन्वायरमेंट है ना, ये जो वर्ड आया कहाँ से आया, और इसी से समझेंगे। जितना मैं बताऊंगा आपको उतना पढ़ना है, और आपको इतना, अगर आप कायदे से पढ़ लेंगे जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ओके, तो वो एनफ है। पिछली बार का रिजल्ट भी आप हमारा देखें आप, और पहले से ही देखते चले जाइए। ओके, अच्छा खासा रिजल्ट आता है हमारा, ऑलमोस्ट सभी का हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप मेहनत करें, और ठीक है, और हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर पूरी टीम, और उसको आप पढ़ें, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भाई पहली ही क्लास है ये, ठीक है। उसमें एरर की वजह से 2 लिख दिया होगा, अब आप इस बात को रहने दीजिए, पहली ही क्लास है, मैं बोल रहा हूँ ना, पहली क्लास है। इन्वायरमेंटल, हाँ, तो जो इन्वायरमेंट वर्ड है, इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है कहाँ से आया, देखो, तो इन्वायरमेंट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर, विच मीन्स सराउंडिंग, विच मीन्स सराउंडिंग, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ स्लो है। हाँ भाई, तो अभी मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या करना है यार। जब तक आपको पता ही नहीं होगा, कि आपको दायरा ही पता नहीं होगा कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, तो क्या फ़ायदा इसे पढ़ने का। तो आपको सिर्फ पास करना है, इन द सेंस, ये देखिए कि बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों को ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। आप वो पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएगा, और वही सब हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो पर्यावरण, मैं जरा एक लाइन लिखा दूँ ये पर्यावरण, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या है ये पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, फ्रेंच शब्द एनवायरनर से हुई है।
ठीक है, जिसका अर्थ है चारों तरफ, है ना, चारों ओर। वॉइस स्लो है। एक मिनट, ईशा मित्तल में चेक कर रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। ठीक है, आवाज अब ठीक है? अभी ठीक है आवाज? हाँ। ईशा आप देखो, अब आवाज ठीक आ रही होगी, ठीक है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई है, और जिसका अर्थ होता है चारों तरफ। अब देखो यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे मैं बता दूं। चारों तरफ क्या है, कि मान लो इन्वायरमेंट की मैं बात करूं कि क्या है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे अलावा, मेरी बॉडी के अलावा जो भी मेरे चारों ओर पास से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब, मतलब मेरे अलावा, जैसे एक ये शर्ट, ये कपड़े जो भी मैं पहने पड़ा हूँ, उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे वो लिविंग हो, है ना, एनिमल्स हो, मतलब चाहे वो प्लांट्स हो, बैक्टीरिया, फंगस कोई भी हो, या फिर जो है अबायोटिक फैक्टर्स हो, कोई भी चीज़ जो दुनिया में मौजूद है मेरे अलावा, मेरे चारों ओर पास जो भी है ना, वो मेरे लिए इन्वायरमेंट है। मान लो ये, जैसे सपोज कीजिए कि ये मार्कर है ही मार्कर, इसके अलावा इसके लिए जो चारों ओर पास है वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है चारों तरफ, यानी किसी, अब चारों तरफ में क्या क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, उसके अलावा वाटर हो सकता है, पानी, है ना, सॉइल में भी, सॉइल मिट्टी हो गई आपकी, ये भी इसमें आ जाएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, है ना, ये सारा जो है इन्वायरमेंट में ही रहेगा। अब उसके अलावा अगर मान लो हम ह्यूमन की बात करें तो वो भी उसी में आ जाएगा, कि भाई ह्यूमन क्या है, एनिमल माना जाता है, सोशल एनिमल। अब इसमें अगर देखें तो एनिमल में अगर इंसान की बात करें सबसे ज़्यादा डेवलप है, इसके रीति रिवाज, है ना, कहाँ कौन सा डांस होता है, क्लासिकल डांस कहाँ पर होता है, कहाँ के इलाके में क्या खाया जाता है, ओके, कहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती है, फोक आर्ट, फोक डांस, ये सारे, है ना, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से निकलता है, ओके, जैसे स्टेट की बात करें हम, तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट, कौन सा बड़ा छोटा, बाउंड्री कौन सी किससे टच करती है, मैप से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, है ना, हर साल मैप से क्वेश्चन आता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जितने सी हैं, है ना, उनके बराबर में, जैसे मान लो जैसे इस बारी क्वेश्चन आया था कि अरेबियन सी है ना, तो उसके बराबर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, है ना, हिंद महासागर के बराबर में कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट इंडिया के इससे कनेक्ट करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएंगी, कि कहाँ पर जैसे झूम कल्टीवेशन है ना, ये होता है, ओके, ये चीज़ है। तो अब देखो, ये मान करके चलेगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो फालतू का जो आप कूड़ा कबाड़ा लेकर के मार्केट से खरीदते हैं वो नहीं पढ़ना है। मैं जितना बता रहा हूँ, ईवीएस में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। इस बार का जो पेपर था उसमें दो चार क्वेश्चन हर सेट में ऐसे आए हैं जो आपके एनसीईआरटी के अलावा इधर उधर से हैं, जो आप जैसे कुछ चीज़ें करंट से भी जोड़ के उसमें पूछ ली गई थी। ठीक है, तो वो सारा हम लोग कराने वाले हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूं। अब मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि आप समझ पाओ कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है ना, कौन सा पौधा कहाँ पाया जाता है ना, डेजर्ट कौन कौन से कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आप उससे पूछ लेगा। जैसे राजस्थान के बारे में पूछ लेगा, है ना, वहाँ कौन कौन सा डेजर्ट है, लद्दाख में कौन सा डेजर्ट है, एनिमल जो होते हैं उन किससे कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है, कहाँ कौन सी खेती की जाती है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो वो वैसे भी कहा जाता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कि अगर हम एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं देते हैं तो वो ज़्यादा एक्ट नहीं करती है, यानी एनर्जी को सही वे में लगाना ज़रूरी होता है। तो आप देखो, ये मान करके चलिए कि आप कितना ही पढ़ लें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो कोई भी ये मानने वाला नहीं होता है कि आपको कुछ आता जाता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, भले ही आपने कैसी पढ़ाई की हो, हर कोई इज्जत देता है और हर किसी को लगता है हाँ यार, बंदे ने जो है मतलब पढ़ाई की है। समझ रहे हैं ना। तो आप उस तरह से पढ़िएगा, एनर्जी को सही डायरेक्शन दे करके आप पढ़ें, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ते रहिएगा। और आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले समझिएगा कि मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, और ईवीएस में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इन द सेंस कि क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं। और मैं, मेरा जो कोर्स है जो आराम से टाइम पे हो जाएगा। तो देखिए, आज तो हम इसके बारे में समझ ही रहे हैं, और ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही गया है ना, कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है, और मैं अभी कोई टॉपिक भी लूँगा टाइम मिलेगा तो। दूसरा देखिए कि आपको आपको पढ़ना है इकोसिस्टम का कुछ पोर्शन पढ़ना है आपको। इकोसिस्टम जिसको आप बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। आपने जो थीम्स पढ़ी होंगी, जो 6 थीम्स पढ़ते हैं आप, उसमें फिर सब थीम्स पढ़ते हैं। ओके, वो सारा जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो आपको रोहित सर पढ़ाएंगे, मैं आपको कंटेंट वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम में आप ये देखिए, इसमें हम अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स पढ़ लेंगे। तीसरा जो है मैं इसमें लेकर के चलूंगा, ओके, पोल्यूशंस। तो जो पोल्यूशन है, और ठीक है, प्रदूषण है, प्रदूषण से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसी में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है। देन देखिए, इसी में हम क्या है, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बल्कि 1 मिनट रुको, इस वाले टॉपिक को यहाँ से हटा दो। थर्ड वाला टॉपिक जो है आप लिख लो, वाटर से क्वेश्चन आते हैं, तो वाटर एंड एयर, ठीक है। ये जब आप समझ जाएंगे इनका, इनके बारे में, तो फिर हम पोल्यूशन वगैरह भी पढ़ेंगे। तो जल एवं एयर, ये देखिए वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो आपको एनसीईआरटी के अलावा पढ़नी है, ठीक है, आप नोट कर लो इसको। पिछली बार का भी देखो, हमारे लगभग सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए, एक आध को छोड़ के, ठीक है। उसके अलावा जो है हम इसमें पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ जो प्रदूषण है, ओके, उनको हम डिफाइन करेंगे, और याद दिला देना मुझे, वन बाई वन हमें पढ़ना है। प्रदूषण जो है ना, इसमें आप ये सब पढ़ ही लेंगे, और प्रदूषण के बारे में नोट कर लीजिएगा इसको भाई। देन आपको इसमें जो है कुछ चीज़ें प्लांट्स के बारे में पढ़नी होंगी, कुछ प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे जो है उनके बारे में आप समझेंगे, ठीक है। देन छठा आप देखिएगा, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन आपको न्यूट्रिशन से देखने को मिलेंगे, यानी पोषण। पोषण ये वाला टॉपिक जो है आपका पेपर 2 में भी काम में आता है, पेपर 1 में भी, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। देन देखो, फिर जो है डिसीजेस पढ़ेंगे आप, डिसीजेस कुछ बीमारियां, कुछ वैक्सीन्स के बारे में पढ़ लेंगे, वैक्सीन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स में मतलब थोड़ा एक दो ड्रग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका। देन 8वें नंबर पे जो है हम वो देख लेंगे, थोड़ा सा फैमिली एंड, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं, है ना, ये बल्कि फैमिली लिख लो बस, फैमिली, है ना, जो परिवार होता है, परिवार क्या होता है, इसमें हाउस वगैरह कैसे बनेंगे, वो सब हम समझेंगे इसमें। देन ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा देखिए, एक टॉपिक रहेगा हमारा थोड़ा बहुत एनर्जी से, जैसे पेट्रोलियम वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछता है, तो ये भी आप देख लेंगे, यानी ऊर्जा स्रोत, क्या ऊर्जा स्रोत, तो ऊर्जा स्रोत के बारे में यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऊर्जा स्रोत, ठीक। ये आपको देखो और क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको फोक एंड क्लासिकल डांसेस, फोक एंड क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ के समझेंगे हम, ठीक है। लोक एवं शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके, शास्त्रीय नृत्य, जो नृत्य होते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक वो हैं आपको जो पढ़ने ही पढ़ने हैं अलग से। देखिए आरती, विटामिन जो है ना वो आपके न्यूट्रिशन में आ जाएंगे, है ना। इसी में आपके सारे विटामिन, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वो सारे इसी में हम न्यूट्रिशन में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है ना। इसी में हम, बल्कि एक काम करो, एक काम कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लो,
तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, इस टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा ना वो कर लीजिएगा, ऐड ऑन कर लो, ऐसे लिख लो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कर लो न्यूट्रिशन एंड, तब आपको सही लगेगा ये। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स हिंदी में लिख लेंगे इसको। अ, इस वाले टॉपिक को पोषण एवं पोषक तत्व, पोषण एवं पोषक तत्व, पोषण एवं पोषक तत्व, ये करके जो है आप ये वाले टॉपिक को ना, जो टॉपिक नंबर 6 है, इसको आप ऐसे लिख लो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषण एवं पोषक तत्व। ठीक है, इसमें कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लो। अब इसमें आपका जो है सारे विटामिन मिनरल्स एंजाइम सर इसमें ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, ये तो आपको देखिए, मैं तो ये चाहूँगा मेरे पढ़ाई में से एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो कि बाहर से आ जाए। हर कोई टीचर यही चाहता है, आपको मेहनत करनी है, अच्छा लगता है यार जब हमारे पढ़ाई में से आ जाता है और आप जब बोलते हो। अब जो मेन चीज़ है, ये तो आपको वो क्वेश्चन है जो आपको औरों से अलग बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ना होगा, इनसे जो क्वेश्चंस बनेंगे, बट मेन जो फोकस रखना है, ओके, वो किस पे रखना है, वो देखो मैं बताऊं। ये आपने अगर लिख लिया हो तो अब जो 11वां टॉपिक होगा आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 11वां जो टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है, वो है आपका एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी, एनसीईआरटी शॉर्ट समरी। एनसीईआरटी की जो शॉर्ट समरी होगी, ये मेन चीज़ है आपके लिए। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से नहीं बनते हैं, जो आपकी थर्ड, देखिए एनसीईआरटी में ईवीएस कहाँ से शुरू होता है, थर्ड क्लास से, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना, ये जो है ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप पहले, हाँ, डाइवर्सिटी का पोर्शन में मिसलेनियस में ले लूंगा। ठीक है, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। तो या तो इसको जो है ऐसे ऐसे करो, 12वें नंबर पे कर लो इसको डाइवर्सिटी। वैसे तो डाइवर्सिटी में उसमें ही कर दिया ना मैंने, एनिमल्स प्लांट में उसमें ही कर दूंगा डाइवर्सिटी। हाँ ठीक है, हाँ उसी में हो जाएगी। ठीक है, और तन्वी, डाइवर्सिटी जो है मैं उसी में, जो एनिमल्स प्लांट्स प्लांट्स में आ जाएगी ना हमारी डाइवर्सिटी। तो खास करके प्लांट डाइवर्सिटी और प्लांट का जो मॉडिफिकेशन है ना, रूट वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, आलू क्या है, ये क्या है, ऐसे करके, तो वो वाला जो है मैं उसी में करा दूंगा। तो मेन चीज़ आपको जो है एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी है। ठीक है, तो इकोसिस्टम मैंने करा दिया, लिख दिया, अवनीश आप बाद में आए हो, तो इधर आप समझ लो कि ये आपको कायदे से पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो इससे आप कंटेंट बहुत अच्छा कर लेंगे, और इसी के बेस पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेडागोजी में, जो कंटेंट के बेस पे ही आप कर पाते हैं। जैसे स्नेक्स वाले जो वो है टॉपिक है ना, उससे स्नेक चार्मर वगैरह पे आ जाता है ना, और थीम्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप आराम से पढ़ के निकाल सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, मैं करा ही दूंगा आखिर में। ठीक है, या तो आप खुद से कर लेंगे, अदरवाइज मैं करा दूंगा। इसके लिए मेरी खुद की किताब है, रैपिड इन्वायरमेंटल स्टडीज, आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 13 दिया हुआ है, उसमें 13 चैप्टर है, तो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें पूरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो है बिल्कुल शॉर्ट समरी बाकायदा लिखे हुए विद डायग्राम। तो रैपिड इन्वायरमेंटल स्टडीज ये जो किताबें हैं, ठीक है, हिंदी में जो है वो इस तरह से लिखा हुई है, हिंदी में अलग है, मतलब चीज़ एक ही है, मतलब मीडियम अलग अलग है। रैपिड पर्यावरण अध्ययन के नाम से आप अमेजोन पे अगर सर्च करोगे, तो आप चाहें तो, अगर आपका मन गवारा करे तो आप ले सकते हैं। रैपिड पर्यावरण अध्ययन की किताबें ये मेरी बुक हैं। ठीक है, आप जो है इसको डॉक्टर साजिद अली के नाम से सर्च करोगे तो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी, जिनके पास होंगी उनसे आप पूछ लेना पहले कैसी किताब है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो ले सकते हैं। और इसमें, इस किताब में क्या है, 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, और ठीक है, 13 चैप्टर हैं किसके, थ्योरी के, थ्योरी के 13 चैप्टर हैं। ये आपके आगे केवीएस वगैरह में, जीआईसी में, सुपर टेट में जब आप तैयारी करेंगे ना, उसका ईवीएस भी यहाँ से आपका कवरअप हो जाएगा, तो किताब दोबारा खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसमें 12 चैप्टर तो अलग अलग थ्योरी के हैं, और इसमें जो 13 चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी है। ठीक है, इन दो, हाँ ये मीडियम अलग अलग है एनसीईआरटी में। इसके अलावा इसमें 30 प्रैक्टिस सेट्स अलग से हैं, एडिशनल 30 प्रैक्टिस सेट भी किताब के एंड में दिए हुए हैं, और एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है। तो 30 को 30 प्रैक्टिस सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये, चलो। हाँ मैं करवा दूंगा, मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी की समरी मैं करवा दूंगा। आप चाहें तो अगर
मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे उसमें इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर अलग अलग एग्जाम के, तो जो है बिल्कुल सारा आप करना चाहें, पहले से लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज मैं एनसीईआरटी की समरी मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन इसमें 900 सवालों का कलेक्शन दिया हुआ है, आप चाहें अगर उनको कर लिया ना आपने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका बचना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये है। तो आज का जो हमारा ये इंट्रोडक्शन था, ये मैंने इतना आप लोगों को यहाँ तक बताया। अब हम जो है टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, कौन सा? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। तो चलिए, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या था? इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ आपको इतना ही बताना था मुझे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। बुक का रेट कितना है? अरे 200 रुपीज़ है ओनली, और 40-45 रुपये वो अमेजोन वाला लेगा बस। हाँ, उसका 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है बस। और है ना, 150 पेज के आसपास की किताब है, आप चाहें तो दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी। चलिए, ये किताब आपको आगे भी काम में आएगी, जैसे वो साइंस वाली किताब है वैसी ये है। साइंस वाली किताब पेपर 2 के लिए है, अगर आप में कोई पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो। अब आर्ट्स एंड कॉमर्स के क्यों ना हो, साइंस वाली किताब जो एक और है रैपिड साइंस के नाम से, रैपिड जनरल साइंस या रैपिड सामान्य विज्ञान के नाम से, वो किताब आपको आगे कोई सा भी कंपटीशन अगर आप देंगे, DSSB, KVS, है ना, या जैसे सुपर टेट जूनियर, GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो वैकेंसी निकलती है वो, कोई सा भी आप देंगे तो वहाँ जनरल साइंस आएगा ही आएगा, तब भी वो किताब आप चाहेंगे तो ले सकते हैं, काम में ही आएगी। तो चलिए पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है, लिखेंगे इंट्रैक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स in the in the environments, ठीक है, is called इकोसिस्टम। लिख लो इसको। लिख लेंगे भी हिंदी में, पर्यावरण के अजैविक पर्यावरण के अजैविक तथा जैविक घटकों का जैविक घटकों का आपस में समन्वयन कह सकते हैं, इंटरेक्शन, है ना, समन्वयन या क्रिया प्रतिक्रिया कह सकते हैं, को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारितंत्र भी बोलते हैं आप इसको, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब इतना आप लिख लो, आप समझेंगे हम कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, कहा जाता है, अ, कहा जाता है। ठीक है, लिखा आपने? हाँ, समरी में ही करा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट वरी, मैं तो कराऊंगा ही। ये हो गया यहाँ तक है। चलो, अब इसके बारे में देखेंगे आगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो इकोसिस्टम टर्म है किसने दी थी? इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय A.G. टेंसले। A.G. टेंसले, बहुत आता है क्वेश्चन, याद रखना। A.G. टेंसले। इको सिस्टम, एक मिनट, इको सिस्टम इकोसिस्टम टर्म इज गिवन बाय A.G. टेंसले। हिंदी में लिख लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र नाम नाम A.G. टेंसले ने दिया था। A.G. टेंसले। A.G. याद भी ना होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंसले याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र A.G. टेंसले ने दिया था। किसने दिया था ये नाम? A.G. टेंसले ने। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। नाउ वी विल डिस्कस द अवाइटिक फैक्टर्स। ओके, what are the अवाइटिक systems? ठीक है, what are the अवाइटिक factors? You can say the factors or components, you can say. Okay, both the things are factors or components. So now first of all we will discuss about the अवाइटिक, and then after we will discuss the biotic components as well. ठीक है, तो चलिए, तो ये लिखा आप लोगों ने? हम्म। तो अगली लाइन से लिखेंगे, अगली लाइन से लिखिए।
हेडिंग डालेंगे अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स, बोथ द थिंग्स आर सेम। तो हेडिंग डालेंगे अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनमें भी देखा जाए तो दो तरह के घटक होंगे, एक तो वो होंगे जो हमें नजर आएंगे, दिखाई देंगे, और एक वो होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कुछ तो ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हमें विजिबल होंगे, हम अपनी नज़रों से देख सकते हैं, बट कुछ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाएंगे, वो भी क्या है, अबायोटिक में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे नाम से जाहिर हो रहा है अजैविक, अजैविक मतलब निर्जीव, जो जिंदा ना हो, यानी लिविंग के अलावा बाकी जो है, जैसे ईंट पत्थर पानी, है ना, जो भी आप कहना चाहें, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेन, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा आपको लिखवा देता हूँ। तो अबायोटिक फैक्टर्स का मतलब ही होता है, ये याद रखिएगा, इस तरह से याद रख लें। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी बल्कि हिंदी में ऐसे कह लीजिए आप इसको, निर्जीव कारक। जो भी निर्जीव वस्तुएं होंगी, निर्जीव कारक होंगे ये वस्तुएं, है ना, वही क्या है, आपके अजैविक हैं। नमस्कार भाई देवेंद्र कुमार, नमस्कार डियर। एंड यार, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरा साजी 10 कूपन कोड लगा करके मुझे स्पेशल फील कराया। बहुत बहुत शुक्रिया यार उनका। ओके, एंड मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से उनके लिए भी। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो, तो इधर आप देखेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स में, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनके, एग्जाम्पल आप नोट कर लें। जैसे एयर यानी हवा, हवा क्या है, ज़रूरी तो है लिविंग के लिए, लेकिन खुद अपने आप में नॉन लिविंग है। इसके अलावा वाटर, वाटर यानी जल। ठीक है, रेन, रेन यानी वर्षा, वर्षा के अलावा जैसे टेम्परेचर, ये भी इसका एग्जाम्पल है। टेम्परेचर मीन्स तापमान। एंड नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता। लाइट, प्रकाश। ठीक है, सॉइल यानी मृदा या मिट्टी कह सकते हैं, एटसेट्रा। ये सब जो है ये है। सोनिया यादव, शुक्रिया डियर, थैंक यू। चलो, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, समझ रहे हैं ना, इन्हीं में सब आ जाएंगे। नाउ विल डिस्कस द बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उनको भी हम समझेंगे, और एक एक चीज़ मैं कायदे से बताते हुए चलूंगा, बढ़िया से मस्त होकर के नोट्स बना लेना और इन्हीं को पढ़ लेना। देन एनसीईआरटी की समरी, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लोगे, इसी बार निकल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट को बढ़िया से ही पढ़ें आप। ठीक है, चलो यहाँ तक भाई समझ में आ गया। देखो मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप सब ये कहें कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आया है, मेरे लिए सब बराबर है। ओके, और अच्छा भी लगेगा मुझे जब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आए, मीन्स क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड है आपके लिए, समझ पा रहे हैं बढ़िया से? ठीक है, बताओ जरा, समझ में आ रहा है ना? अबायोटिक फैक्टर्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरे होते हैं कौन से, बायोटिक फैक्टर्स। दूसरे होते हैं बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स को आप क्या कहेंगे, लिविंग। आप इनको चाहें तो लिविंग फैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, लिविंग फैक्टर्स, लिविंग कंपोनेंट्स यू कैन से। ठीक है, करंट अफेयर भी आएगा, नहीं थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन कोई आ जाता है वो है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बताते हुए चलूंगा, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। तो सजीव कारक है ना, सजीव कारक, तो सजीव कारक कौन कौन से हैं वो आप देख लें, यानी जैविक सजीव कारक या जैविक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे लिए देखो सब बराबर हैं और कोई भी ये ना समझे। चलो बहुत बढ़िया। जैविक, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर समझना है।
मतलब बढ़िया से पढ़ते हुए चले जाएगा, यानी निर्जीव, सॉरी सजीव कारक। सजीव, सजीव मतलब जिंदा, जो जिंदा चीजें होती हैं उनके बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग कायदे से सुन रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब आपका रिजल्ट आता है ना बढ़िया से। मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसा कूड़े कबाड़े जैसी नहीं पढ़ाऊंगा, जो ज़रूरी है ना वो आप पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके, जैसे देखिए इसमें आप कहेंगे एनिमल्स। एनिमल्स यानी जंतु। देन आपके जैसे प्लांट्स, यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, ठीक है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप बोलते हैं क्या? जीवाणु। जीवाणु फायदेमंद भी होते हैं और कुछ नुकसान देते हैं, उससे बीमारियां होती हैं, और कुछ जो है फायदा देते हैं। जैसे दूध से दही में कन्वर्ट करना हो तो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, लैक्टोबैसिलस की। इसके अलावा देखिए कुछ जो फंगाई होते हैं, ओके, फंगाई यानी जिनको आप बोलते हैं कवक, इनकी जरूरत पड़ेगी, एटसेट्रा। तो बस यही है, वैसे इतने ही है, ठीक है। मिनी सेंगर, ओके, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, चलो। प्रियंका मिश्रा, शालू शर्मा, प्रिंस कुमार, प्रिया सैनी, चलिए, है ना। इतना लिखा आप लोगों ने। कवक का मतलब होता है फफूंदी, आम भाषा में हम फफूंदी बोलते हैं उसको। हिंदी में जो लिखाएगा कवक लिखाएगा, कवक, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि अगर हम बात करें वायरस की, वायरस, तो वायरस को किस में कंसीडर किया जाता है, इस पे ये रहता है एक, है ना, कि भाई इसको हम क्या मानते हैं। देखिए जो विषाणु होते हैं, विषाणु नाम से ही जाहिर हो रहा है विष के अणु, पार्टिकल्स होते हैं, पॉइजन पार्टिकल्स। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, इनकी खासियत ये है कि वायरस विषाणु जब लिविंग के अंदर चले जाते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। और जब ये लिविंग के बाहर होते हैं तो जस्ट लाइक एज अ डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी के जैसे रहते हैं, निर्जीव रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोरोना वायरस है, अगर कोरोना वायरस यहीं पे कहीं पड़ा है तो वैसे रहेगा जैसे नॉन लिविंग, जस्ट लाइक एज अ डस्ट पार्टिकल। ओके, मतलब डस्ट पार्टिकल मिट्टी के कण के जैसा होगा। अगर वो मेरी बॉडी के अंदर आ गया, मेरी बॉडी के अंदर आ गया तो वो मेरे अंदर क्या है, लिविंग हो जाएगा। मैं उसके लिए कहलाऊंगा होस्ट, यानी जिस पे आकर के वो असर करता है उसको बोलते हैं हम होस्ट, मेजबान। जैसे मैं हूं तो मैं होस्ट कहलाऊंगा, और वो मेहमान कहलाएगा, गेस्ट कहलाएगा, वो समझ रहे हो ना। तो जैसे ही वो लिविंग के अंदर जाएगा लिविंग हो जाएगा, लिविंग से बाहर कैसा था वो, यानी एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी बॉडी के अगर ये बाहर है तो नॉन लिविंग है, लेकिन जब लिविंग में जाने का मौका मिल गया तो ये फिर से लिविंग है। इसलिए दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है इसको। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वायरस लिख लेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। वायरस आर कॉल्ड, वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक, वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक, वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, Viruses are called connecting link between living and non living things. Living and, पहले चाहे तो आप नॉन लिविंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन हिंदी यू कैन राइट सजीवों, मतलब हिंदी में लिख लेंगे विषाणुओं को, विषाणुओं को, विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। निर्जीवों, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक। संयोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ने वाला। विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। सर ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, ये कौन बोल रहा है? सुनीता सोलंकी, माय डियर इधर देखो जरा आप। इंसान क्यों नहीं आएगा? इंसान से बड़ा जानवर कोई देखा है क्या आपने? मतलब साइज में नहीं, खुराफात में। वी आर ऑल्सो द सोशल एनिमल। हम भी क्या है? सामाजिक प्राणी हैं। तो हम जो है एनिमल्स में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इकोसिस्टम को हार्म करने वाला जो कोई जंतु है तो वो मानव ही तो है। यही तो करता है दुनिया भर की खुराफात, यही है सबसे ज्यादा स्वार्थी।
तो मानव जो है इसमें आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा आप बताओ। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। सबने नोट किया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम जो होता है इसमें पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है। पिरामिड्स बनते हैं तो पिरामिड से क्वेश्चन आता है कि एनर्जी का पिरामिड कैसा होगा, बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, नंबर का पिरामिड कैसा होगा। और उसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, और आप मेहनत कीजिएगा और आराम से समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया तो इनका अब इनका आपस में इंटरेक्शन, जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरा इंसानों से भी वास्ता है, मैं दूध पीता हूँ तो, या फिर मान लो या मैं कोई भैंस वैंस पाल लेना वो कुछ भी, तो उससे भी वास्ता, तमाम बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे वास्ता, समझ रहे हैं ना, या उनसे उनके साथ इंटरेक्शन है, भले ही वो मुझे बीमारी क्यों ना फैलाएं। उसके अलावा पेड़ पौधों से वास्ता है ना, नॉन लिविंग चीज़ों से, हवा पानी ये सब मैं ले रहा हूँ, ज़मीन पे खड़ा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए हैं। ओके, तो इनका जो आपस में इंटरेक्शन है वही क्या कहलाता है, हाँ इन सब का इंटरेक्शन वो आपका कहलाता है इकोसिस्टम। इस चीज़ को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था A.G. टेंसले। क्लियर हो गया गाइज? बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करेंगे कि देखिए ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, है ना, ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। उस ट्रॉफिक लेवल को अगर आप समझ गए, जिसको हम बोलते हैं पोषक स्तर, क्या बोलते हैं इसको, पोषक स्तर। अगर आप इनको समझ गए पोषक स्तर को, तो फिर आप जो है आराम से जो पिरामिड्स बनते हैं उनको भी आप समझ पाएंगे बढ़िया से। पोषक स्तर का मतलब ये होता है कि जैसे प्लांट्स हैं, सपोज कीजिए प्लांट्स होंगे प्रोड्यूसर, तो सपोज कीजिए कि एनर्जी या नंबर में हम किस चीज़ को ले रहे हैं, तो ये आपका पहला ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। अगर कोई इसको खा ले रहा है और इसमें से एनर्जी वगैरह का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो है आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। और अगर ये यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँच पा रहा है ना इसको, तो ये इसको जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। किसी किसी में 3 ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, किसी किसी में 4 बनते हैं, और मान लो एक ये है, इसको जो है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, ठीक है। तो ये पहला पोषक स्तर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर इस तरह का कोई पिरामिड बन रहा है तो ऊपर को अगर पतला होता चला जाता है मतलब छोटा होता चला जाता है, तो इनके ऐसे पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, अपराइट पिरामिड बोलते हैं, सीधा पिरामिड बोलते हैं। अगर ऐसा हो कि ये बनाने वाले कम खाने वाले ज़्यादा हैं, तो ऐसा जो पिरामिड होगा वो कैसा कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा इन्वर्टेड पिरामिड। और इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है अनस्टेबल होता है, और जो सीधा पिरामिड होता है वो स्टेबल होता है। ये पता होना चाहिए आपको। अभी मैं देखो बना करके दिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रॉफिक लेवल बनेंगे, है ना। सपोज कीजिए, अब देखो ये मैंने आपको पोषक स्तर बता दिए। अब मैं देखो इधर दूसरे डायग्राम में अब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि पूरी दुनिया में सोर्स जो है वो किसका, एनर्जी का जो सोर्स है वो सनलाइट है। इस पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर लें। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, एनर्जी इज सन। हिंदी में लिख लेंगे कि पूरी जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ कर लो, ऑन द अर्थ, ऑन ऑन द अर्थ इज सन। या पूरे यूनिवर्स का भी देखा जाए तो सन ही है, लेकिन हम इकोसिस्टम जो है अर्थ पे ही देखते हैं, इर्द गिर्द इधर ही, तो इसलिए मैंने यहाँ अर्थ लिख दिया। अदरवाइज आप चाहें तो यू कैन राइट द यूनिवर्स इंस्टेड ऑफ अर्थ। ओके, समझ रहे हैं ना। तो पूरी दुनिया में जो सोर्स है एनर्जी का वो सन है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ सन है ना, मान ले सन कोई नीचे नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इससे निकलने वाली जो वो एनर्जी होगी वो आपकी जैसे सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का जो प्रकाश है उससे पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करके, क्या करके, फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से बना लेते हैं, ठीक है। तो जब ये अपना खाना बना लेंगे तो सपोज कीजिए जो जो सबसे मतलब पहले होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और इनको आप हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। तो पहला जो ट्रॉफिक लेवल बनेगा उनका बनेगा जो एनर्जी बनाने में मदद करते हैं, यानी ये जो ट्रॉफिक लेवल है आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब मान लो इनको किसी में घास के मैदान का वो ले रहा हूँ ये पिरामिड, और इसको जो है किसने खा लिया, इनको मान लो खा लिया किसने, घास
वगैरह जो होती है, शाक सब्जी है ना, खास करके मान के चलिए कि जो घास वास है ये इनको खा करके एनर्जी बनाते हैं कौन? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी, जो शाक सब्जी खाते हो, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रोड्यूसर हैं, तो इनको जो खाएंगे वो हर्बीवोर्स खाएंगे। कौन खाएंगे? हर्बीवोरस खाएंगे। और हर्बीवोर्स को आप हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो आप इनको यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे लिखो हर्बीवोर्स की जगह क्या? शाकाहारी। बल्कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भाई हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? शाकाहारी, जो हर्ब्स को खाएं। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। तो उसमें जगह कम बन रही है तो इसलिए जो है आप हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे शाकाहारी लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक। अब इनको खाने वालों की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है, तो मान लो मैं सीधा पिरामिड बना के दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो इनको जो खाएगा, जो इसको खा ले, किसको खा ले? शाकाहारी को, तो वो होते हैं कार्निवोर्स। क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। और कार्निवोर्स को हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे भाई? कार्निवोर्स को लिखेंगे मांसाहारी। कार्निवोरस मीन्स मतलब क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस खा सकते हो या मांस खा लेते हो। ठीक है, मांसाहारी। तो भाई यहाँ पे आप मांसाहारी लिख लेंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल बन गया। अगर किसी में सिर्फ इतना बन रहा है तो ये टॉप कंज्यूमर कहलाएंगे, थर्ड वाले ही। ये सेकंड कंज्यूमर है ना भाई, थर्ड वाले को ही हम टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, समझ गए ना? तो अब मान लो कोई इनको भी खा ले रहा है ना, तो वो जो है फिर वो सबसे जो टॉप पे आता है वो आ जाएगा ओमनिवोर्स, है ना? क्या आएगा? ओमनिवोर्स। ऐसे करिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा बना करके लिख दे रहा हूँ ताकि मैं इसमें लिख पाऊँ, है ना? ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स को हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे क्या? सर्वाहारी। ओमनिवोर्स मतलब, ओमनिवोर्स का मतलब होगा सर्वाहारी। सर्वाहारी, जो मतलब एनिमल से मिलने वाली चीजें भी खा लें और प्लांट से बनने वाली चीजें भी खा लें। समझ में आ गई बात ये? तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो हाँ, अब देखिए ये डायग्राम में मेरे ख्याल से समझ गए होगे। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब मैं आपको जो है पिरामिड बना करके दिखाने वाला हूँ कि भाई प्रोड्यूसर क्या होते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में तीन चीजें होती हैं। इकोसिस्टम में तीन चीजें होती हैं जिनको आपको समझना है। अगर आप ये डायग्राम बना रहे हैं तो बना लें। ठीक है, चलिए आप ये डायग्राम बनाइए और फिर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं, जो आप समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, इकोसिस्टम जब भी बनेगा तो उसमें दो चीज़ें रहेंगी, जैसे अबायोटिक बायोटिक। अब उनमें जैसे क्या क्या रह सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र को आप पारितंत्र भी बोलते हो, तो भाई एक ही चीज़ है। इसमें आप ऐसे मान के चलें कि एक तो होते हैं आपके इसमें प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स का मतलब होगा उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है जो अपना उत्पादन कर लेते हो, अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से बना लेते हो या कीमोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हो। तो उत्पादक में आपके आते हैं, स्पेशली आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, बट वो उतना नहीं बनाते कि जो है औरों को भी मिल पाए। वो सिर्फ अपने लिए ही बना पाते हैं। इसलिए मैं इकोसिस्टम में अगर बात करूं, ये तो अपने लिए बना रहे हैं तो इनको छोड़ दो। आप सिर्फ इतना लिख लो कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं भाई, अपना खाना खुद से बना लेते हैं, तो पेड़ पौधे। ठीक। इसमें दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है, कंज्यूमर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? उपभोक्ता। जो उपभोग करे वस्तुओं का, चीजों का, है ना? आप कहते हैं ना, जैसे आप जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, ये हैं आप। हाँ, किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ना चाहें प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं आनंदराज। ठीक है, जो रैपिड इन्वायरमेंटल स्टडीज की किताब है। अदरवाइज मैं A to Z बिल्कुल जितना जरूरी है सारी चीजें कराऊंगा मैं, है ना? टेंशन ना लो। आपका मन गवारा करे तो किताब खोलो ना, किताब उतनी आपकी मन है तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी, इसको आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये समझ गए ना तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके शुद्ध शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खाते हो। जो पेड़ पौधों को खाते हो, ठीक है, इसमें आ जाएंगे वही जो मैंने बताया था, शाकाहारी।
शाकाहारी को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? वही हर्बीवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में आप जैसे लिख लो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे चूहा हो सकता है, रैबिट हो सकता है ना, ये सब हो गया। काऊ हो सकती है, काऊ मतलब गाय है ना आपकी। डियर हो सकती है, हिरन। शीप हो सकती है ना। बकरी हो सकती है, ये आप कोई सा भी लिख लो। ठीक है, लिखा भी। तो ये हो गया आपके प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो इनको खा लें, इनको खा लें, वो कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहलाएंगे भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पे मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको आप हिंदी में बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। ओके आनंद राज, इट्स ओके डियर। हाँ, उसमें प्रैक्टिस के लिए है ना, तो वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। और क्या, और थोड़ा सा अच्छे से। अब ये जो इसको खा लें, इसको जैसे कौन कौन खा सकता है सेकेंडरी में? जो इसको खा ले, ठीक है। हाँ, इनको खा सकता है। तो इनको भेड़िया खा लेता है, जैसे बॉल, है ना, ये हो गया आपका। उसके अलावा जैसे चूहे वगैरह को देखा होगा, स्नेक खा सकता है। ग्रास ऊपर इसमें आएगा भाई, ग्रास ऊपर इसी में आ जाएगा ना। ग्रास ऊपर इसी में आता है। ग्रास ऊपर के पेड़ पौधों की चीजों को ही तो खाता है, टिड्डा जिसको आप बोलते हैं, वो इसी में आएगा। हाँ, जो भी मतलब पेड़ पौधों की चीजों को खाएगा उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका जैसे भेड़िया हो गया, ये इसमें आ जाता है कई बार, है ना। उसके अलावा जैसे स्नेक हो गया, सर्प बोलते हैं ना जिसको आप बोलते हैं सांप, तो ये सब एटसेट्रा। अब जो अब जो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपके टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता ही जो होंगे आपके टॉप कंज्यूमर कहलाएंगे। देखो इसी को एक और नाम दे देंगे हम, नोट्स बनाते हो चलो बढ़िया से, इसी को हम नाम दे देंगे टॉप कंज्यूमर। जो सबसे टॉप पे आते हो, तो इसी को हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। यानी जिसको आप बोलते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, इन्हीं को आप कहेंगे सर्वोच्च, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। और इसमें आपके कौन कौन आ सकते हैं? इसमें देखो दो आ जाते हैं, इसमें आपके कार्निवोर्स भी आ जाएंगे। कार्निवोर्स मतलब जैसे लायन वगैरह, कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। ये टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं, इनको टॉप बोलते हैं। देखो लायन को कोई नहीं खा सकता, तो लायन, ठीक है, लायन हो गया आपका। ओके, जैसे शेर, है ना, इस तरह से करके। इसके अलावा, ठीक है ना, ये लिख लो आप, टाइगर लिख लो, टाइगर, है ना, बाघ जिसको आप बोलते हैं, ये इसमें आ जाएगा। इसके अलावा देखो इसमें ओमनिवोर्स भी आ जाते हैं, यानी टर्शरी कंज्यूमर में आपके क्या है, एक तो कार्निवोर्स भी आ जाते हैं मांसाहारी, दूसरे ओमनिवोर्स भी आ जाते हैं। टॉप में ही आते हैं, जैसे इंसान आता है इसमें। ओमनिवोर्स मतलब सर्वाहारी, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जैसे हम ओमनिवोर्स में आगे, जैसे टॉप में ही आता है, हमें कोई नहीं है ना, तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इसमें आप लिख लो जैसे ह्यूमन, मानव। तो जो मानव होता है ना, मानव टॉप कंज्यूमर में आता है, लेकिन वो ओमनिवोर्स है। जैसे हम शेर की बात करें, टॉप कंज्यूमर तो है, टर्शरी भी है ना, एक ही बात है, बट वो ओमनिवोर्स नहीं है, शुद्ध मांसाहारी है। लेकिन आधा टॉप है, जो कोई, जिसको कोई ना खा सके, मतलब वो आ जाएगा इसमें। ठीक है। हाँ, पूजा, आप शर्मा आप पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा मतलब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़िएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर में खास करके आपके प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं आराम से। ठीक है। तो अभी आप समझेंगे कि कैसे। ये हो गया ना। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया बढ़िया से। अब देखो जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में एक चीज़ बता दूं। जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, वो
अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली देखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो कीमोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं, सॉरी बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया सॉरी जीवाणु, बट वो इतना ज़्यादा लेवल पे बना नहीं पाते जो इकोसिस्टम को उतना ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। तो स्पेशली इसमें जो हम बात करते हैं उत्पादक में, वो किसकी करते हैं, प्लांट्स की। अब प्लांट्स कैसे उत्पादक हैं, क्यों हैं, वो समझिए जरा आप, है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं क्यों हैं ये उत्पादक, क्यों हैं, उत्पादन करते हैं ना किसी चीज़ का। तो ये क्या करते हैं पौधे कि अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बना लेते हैं। पौधे को खाना बनाने के लिए CO2 की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इनको जरूरत पड़ती है किसकी, वाटर की जरूरत पड़ती है, H2O की। अब पौधा जो CO2 लेता है वो कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट में 0.03% CO2 मौजूद होती है, सभी को पता है। हाँ ठीक है, देखिए भाई, उसी में आपके जो वो है ना, जो आपने, जहाँ पे मैंने पोल्यूशन वगैरह लिखा है, वहीं पे मैं आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, वो मैं वहीं पे एसिड रेन, मैं उसी में बता दूंगा। वो मैंने गिने चुने टॉपिक लिख दिए हैं, आप उनको हल्के में ना लें, उसमें कई कई टॉपिक जोड़ दूंगा मैं, आप देखते जाइएगा, है ना। जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, है ना, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया। मैं अलग अलग लिखता तो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है यार कितना सिलेबस है, बट वो मैंने उसी में पढ़ा देना है, ओके, उसी में कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो। तो मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है यार, यही काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, है ना। चलो, तो पौधा जो है पानी कहाँ से लेगा, जमीन से लेता है, जड़ों के जरिए। प्लांट्स टेक द वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स विच आर प्रेजेंट on the surface of roots, through which plants can take the plants, and by using additional material CO2, plants can synthesize the food in the presence of sunlight, okay, by the process of photosynthesis. Photo means light, okay। तो ये जो है वो किससे रिएक्शन करते हैं, और ठीक है, कैसे करते हैं ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे कैसे, तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है सनलाइट का, यानी सूर्य का प्रकाश। एंड इसमें एक पिगमेंट होता है पौधे के पास, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। इसको आप हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसका नाम है पर्णहरित वर्णक। क्या नाम है, पर्णहरित वर्णक। तो जब पौधे ऐसा करेंगे तो ये पौधे अपना खाना बनाएंगे, जैसे C6H12O6, एंड दिस वन इज द ग्लूकोज, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ग्लूकोज। तो पौधे ने ग्लूकोज बनाया। पौधे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये हमें क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के प्रोवाइड करते हैं, और इसमें 6H2O वाटर वेपर जलवाष्प बन के निकलती है। हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, 6CO2 हो जाएगा और ये 12H2O हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस का नाम ही क्या है, फोटोसिंथेसिस है। और इसी से खाना बनाते हैं पौधे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या नाम दिया आपने इसको, फोटोसिंथेसिस। इसी को आप हिंदी में कह देंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गई बात, ये हो गया। शेल्टर वगैरह सब उसमें ही आ जाएंगे, टेंशन मत लो। मैं, हाँ, शेल्टर वगैरह वो सब मैं बाद में करा दूंगा। शेल्टर तो रहेगा ही आपका, शेल्टर, ओके। रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना, वो सब मैं करा दूंगा। अभी देखते जाइए कितना कराऊंगा मैं। वो तो आपको मैंने मोटे मोटे टॉपिक लिखा दिए हैं। हम्म, पहले बताओ, ये वाली चीज़ समझ में आई सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया फंडा सभी का। हम्म, सर अच्छा ओके, प्रथाना इधर देखो। पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो किसी चीज़ को बनाएगा, वो प्रोड्यूसर कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। तो पौधे क्या करते हैं, जैसे इकोसिस्टम को चलाने के लिए, खास करके जैसे एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए या प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, सबको पहली बात तो एनर्जी चाहिए। तो पौधे एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से। प्लांट्स को प्लांट्स को खा लेते हैं शाकाहारी, तो उनका काम चल गया। जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी को खा डालते हैं, तो उनका काम चल गया, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है कि एक चीज और होती है, आपके प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो गए, एक चीज और होती है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं वो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं चीजों को, डिग्रेड कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। समझ में आ गई बात है ये, हाँ। तो
CO2 और पानी का इस्तेमाल करके पौधे अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। और तभी ये प्रोड्यूसर कहलाए, क्योंकि इन्होंने सबके लिए खाने का इंतजाम किया। लेकिन पौधों ने भी कब किया? जब उनको सनलाइट मिली। और पौधे ने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, वातावरण से पत्तियों के जरिए ले ली CO2, जमीन से पानी के जमीन से जो है वो पानी ले लिया जड़ों के जरिए, दोनों ने मिला करके, है ना। और बस प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से खाना बन गया। खाना किस रूप में बना? ग्लूकोज के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे, सॉरी, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, और वाटर वेपर निकलती है इनसे। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा गया। समझ में आ गई बात ये? हाँ। तो इकोसिस्टम में दो चीजें तो ये होती हैं। ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और समझिए, यहाँ तक समझ लिया था सबने? ठीक है, चलो। अब अगर इतनी चीज अगर आप समझ गए हो गए ना, तब आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके। तो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हेडिंग डाल के रखिएगा, पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी आप कह सकते हैं इनको। ठीक है। पिरामिड्स करके हेडिंग डाल लीजिएगा। पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम करके बोल देते हैं, या पिरामिड्स लिख लो बस। ठीक है। जो पिरामिड्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं स्पेशली। ठीक है। पिरामिड, पिरामिड जो होते हैं, जैसे एनर्जी का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, और नंबर का होता है। और इन पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा आएगा वो भी मुझे पता है, उसको मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आई। और एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, और देखो वो जो आप फालतू की चीज़ें पढ़ते हो वो सब नहीं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा स्कोर आए आपका, देखिए एक तो होता है कि भाई जनरल वाले होते हैं 90 नंबर पे पास हो जाएगा, OBC वाले होते हैं 82 पे पास हो जाता है, कितने पे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि स्कोर हाई रहे, आपका स्कोर हाई करना है, तो आप ये देखिए कि ये मांगता है फिर आपसे प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप जो है अध्ययन मंत्र का यूट्यूब चैनल पे, जैसे मैं खास करके जैसे सभी के लिए बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट से, तो अध्ययन मंत्र पे ही हमारी जो है क्लासेस चलती रहती हैं सभी टीचर्स की। तो अगर आप, जैसे मैं तो EVS का हूँ, तो EVS को कहूँगा कि भाई EVS कहाँ से कब करोगे, तो मेरी EVS की क्लास अभी 2 PM पे रोज होती है। टाइमिंग आगे हो सकता है चेंज हो जाए। तो 2 PM पे रोज जो है EVS की क्लास होती है मेरी यूट्यूब पे। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो 4 PM पे जो है मेरी, 4 PM पे साइंस की क्लास होती है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस हर दिन प्रैक्टिस होती रहती है। तो आप जो है यूट्यूब को अध्ययन मंत्रा के फॉलो करें, और उस पर जो है EVS वाला पोर्शन 2 बजे मेरी क्लास होती है, आप कर लीजिएगा। बाद में देख सकते हैं उसको। अगर आपने उतना भी कर लिया ना, और ये सब कर लिया, तो सच में आपका स्कोर 145 प्लस आ जाएगा। हाँ, 140 प्लस, मतलब 140 से ऊपर आराम से स्कोर ला सकते हो। खाली इससे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बाकी टीचर्स का भी, जैसे CDP आप पढ़ेंगे, है ना, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मतलब पेडागोजी वगैरह सब, देन मैथ, ये सब। तो आप जो है 145 प्लस आराम से ले आते हैं, आराम से ले आओगे। ठीक है। क्लास वीक की टाइमिंग आपकी जो है आगे पीछे होती रहेगी, वो तो आपके भाई, एक एक दिन में कई कई क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इससे पहले आपकी कोई क्लास हुई है, या आज पहली बार पहली बार आपके फर्स्ट पेपर में इसमें क्लास हुई है? मतलब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास हो गई हैं? हाई स्कोर या स्कोर हाई, एक ही चीज़ है, चलो। चलो ठीक है, सब चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपना 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 नाम, अपने ख़ानदान का, अपने माँ बाप का, रिश्तेदारों का, भाई सबका नाम रोशन करो, हम लोगों का भी। मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश मैथ की आपकी क्लास होगी, आज EVS की हो गई, तो इसी तरह से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए, तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके। किसी को कोई भी कुछ पूछना हो, डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डॉक्टर साजिद अली के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है। हाँ, ये इसी नाम से है, मेरे नाम से। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। ये है, चलिए। ओके गाइस, तो अभी के लिए हम इतना रहने देंगे, अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।